लगभग 10 साल पहले मैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तब मेट्रो में चढ़ने का बड़ा शौक था। एक तो इसलिए कि कभी इस तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा ही नहीं था। दूसरा, एसी की ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए। 2 स्टेशन दूर चांदनी चौक पड़ता था। जेब में थोड़े भी पैसे आते थे तो हम लड़कियों का ग्रुप जलेबी खाने निकल पड़ता था। फिर एक दिन चांदनी चौक स्टेशन पर ही खचाखच भीड़ में किसी ने मेरे कूल्हों को जोर से दबोचा। मैं पीछे घूमी, मगर पता लगाना नामुमकिन था कि इतने चेहरों में वो हाथ किसके थे। बहुत रोना आया। हॉस्टल पहुंची तो एक सीनियर ने कहा, अबे इतना तो चलता रहता है, आदत डाल लो। जहां लड़कियां दूसरी लड़कियों को मुस्कुराकर यौन शोषण की आदत डाल लेने की सलाह दे रही हूं, क्योंकि उदास और क्रोधित ना रहने का यही एक तरीका है। इससे त्रासद क्या होगा। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो का पहला एपिसोड। 24 जनवरी का दिन बॉम्बे हाई कोर्ट की एक बेंच ने एक फैसला सुनाया। ये फैसला एक नाबालिग बच्ची के यौन शोषण से जुड़ा हुआ था। कोर्ट ने कहा कि कपड़े के ऊपर से ब्रेस्ट छूना पॉक्सो के तहत सेक्सुअल असॉल्ट नहीं होगा, और इसी के साथ कोर्ट ने एक आरोपी पर लगी पॉक्सो एक्ट की धारा 7 को हटा दिया। पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, हिंदी में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण। कोर्ट ने किस मामले में टिप्पणी की, पूरा स्टेटमेंट क्या था कोर्ट का, इस स्टेटमेंट पर अब वकील समुदाय से जुड़े लोग क्या राय रखते हैं, इन सब पर बात करेंगे शो की बड़ी खबर में। लेकिन पहले जान लेते हैं आज की सुर्खियां। पहली सुर्खी, स्पा में काम करने वाली एक लड़की ने पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया की एक लड़की चेन्नई के एक स्पा में काम करती थी। कुछ दिन पहले पुलिस ने उस स्पा में छापेमारी की और वहां काम करने वालों को कस्टडी में ले लिया। इंडोनेशिया की इस लड़की को भी 26 दिन तक विमेंस होम में रखा गया, वो भी तब जब महिला के पास भारत के स्पा में काम करने के सभी आधिकारिक दस्तावेज मौजूद थे। इंडोनेशियन एम्बेसी की दखलंदाजी के बाद महिला को कस्टडी से रिहा किया गया। इसके बाद महिला ने पुलिस एक्शन के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में अपील डाली। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस रेड को सही नहीं बताया और महिला को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि यह मुआवजा आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर की सैलरी से ही काटा जाए, लेकिन बाद में इंस्पेक्टर ने इस फैसले के खिलाफ एक अपील डाल दी। इस पर सुनवाई करते हुए एक दूसरी बेंच ने पुलिस इंस्पेक्टर को राहत दे दी और उसकी सैलरी से कटने वाले पैसों को रोकने का आदेश दे दिया। इस फैसले के बाद अब महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी इंस्पेक्टर को नोटिस भेजा है और 3 हफ्ते के अंदर जवाब देने की मांग की। अब बात ऑपरेशन मुस्कान की, जिसके जरिए कई परिवारों की खुशियां वापस आ रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का यह ऑपरेशन है। इसके जरिए लापता बच्चों को उनके परिवार से मिलाया जा रहा है। इसमें जीआरपी और सामान्य थानों के पुलिसकर्मी शामिल हैं। कई टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों ने पिछले 20 दिनों में 100 से ज्यादा लापता बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है। इन लापता बच्चों में ज्यादातर बच्चे वो थे जो कहीं सफर करते हुए अपने माता पिता से बिछड़ गए थे या डांट इत्यादि से नाराज होकर अपना घर छोड़कर चले गए और फिर वापस नहीं आ पाए। इनमें वे बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें लेकर पॉक्सो एक्ट के तहत मामले दर्ज कराए गए। अगली सुर्खी है आंध्र प्रदेश के चित्तूर से। यहां पेरेंट्स ने अपनी बेटियों को डंबल्स से बुरी तरह पीटकर मार डाला। डंबल्स यानी एक्सरसाइज करने वाले जो डंबल होते हैं। इंडिया टुडे के आशीष पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना इंसानों की बलि देने की धारणा से जुड़ी हुई है। घटना रविवार यानी 24 जनवरी की रात की है। दोनों बेटियों की उम्र 27 और 22 बरस थी। बच्चियों के पेरेंट्स पढ़े लिखे थे और प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रहे थे। 24 जनवरी की रात पड़ोसियों ने जब इस परिवार के घर रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाजें सुनी तो पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि दोनों बेटियों के शव खून से लथपथ पड़े हुए हैं और दोनों के पेरेंट्स बड़े रिलैक्स दिख रहे हैं। पूछताछ पर पेरेंट्स ने बताया कि उनकी बेटियां सूर्योदय के वक्त जग जाएंगी क्योंकि कलयुग का अंत हो जाएगा और सतयुग की शुरुआत होगी। अगली सुर्खी गुजरात के गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट से है, जहां एक महिला को बच्चा पैदा करने पर 3.5 लाख रुपए मिले हैं, क्योंकि वो ये बच्चा नहीं करना चाहती थी। प्रेमिला ठाकुर नाम की इस महिला ने साल 2007 में सरकारी अस्पताल में नसबंदी करवा ली थी। इस नसबंदी के बावजूद वो प्रेग्नेंट हो गई। जब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में वो बच्चा गिराने गई तो उन्होंने मना कर दिया और प्राइवेट रेफर किया। प्राइवेट का खर्चा 9,000 रुपए था। इतने पैसे प्रेमिला के पास नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि कुछ महीनों के बाद उन्होंने छठे बच्चे
को जन्म दिया जो दुर्भाग्यवश विकलांगता का शिकार था। प्रेमिला ने अपने क्षेत्र के मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और कलेक्टर समेत उस इंश्योरेंस कंपनी पर भी केस ठोका जिसने नसबंदी फेल हो जाने पर 30,000 तक रुपए भरने की गारंटी ली थी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रेमिला को 3.5 लाख रुपयों के साथ प्रतिमाह 1,500 रुपए मेंटेनेंस के मिलेंगे जब तक उनकी संतान 18 साल की नहीं हो जाती। इसके अलावा मानसिक पीड़ा के लिए 10,000 और लीगल खर्चों के लिए 5,000 रुपए मिलेंगे। तो ये थी दिन की सुर्खियां। अब लौटते हैं बड़ी खबर पर। बार एंड बेंच के मुताबिक कुछ रोज पहले 12 बरस की एक लड़की यौन शोषण का शिकार हुई थी। एक 39 बरस के आदमी ने कथित तौर पर बच्ची को जाम यानी अमरूद देने का लालच दिया और उसे अपने घर ले गया, जहां आदमी ने बच्ची के ब्रेस्ट को दबाया और उसका सलवार उतारने की कोशिश की। इसी दौरान बच्ची की मां वहां पहुंच गई और बच्ची को बचाया। मामला फिर पहुंचा कोर्ट के पास। ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 7 और आईपीसी की धारा 354 यानी महिला की मर्यादा मान सम्मान को भंग करना, 363 यानी किडनैपिंग और धारा 342 यानी गलत तरीके से प्रतिबंधित करना के तहत दोषी माना गया। इसके बाद दोषी आदमी पहुंच गया हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ। आदमी की याचिका पर 24 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने सुनवाई की। बेंच में केवल एक ही जज थी, जस्टिस पुष्पा गनेडियावाला। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी के ऊपर लगी पॉक्सो एक्ट की धारा 7 को हटा दिया, धारा 363 भी हटा दी। उसे केवल आईपीसी की धारा 354 और 342 के तहत दोषी माना। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, 12 साल की बच्ची के ब्रेस्ट दबाने की हरकत में स्पेसिफिक डिटेल मौजूद नहीं है कि क्या बच्ची का टॉप हटाया गया था या टॉप के अंदर हाथ डालकर ऐसा किया गया था, इसलिए ये हरकत सेक्सुअल असॉल्ट के तहत नहीं आएगी। यहाँ कोई सीधा फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, यानी स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं है। ये एक्ट आईपीसी के सेक्शन 354 के तहत होने वाले अपराध के दायरे में आएगा। पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 7 के तहत अगर आरोपी को दोषी माना जाता तो उसे कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक की सजा होती। वहीं आईपीसी के सेक्शन 354 जो औरतों के साथ होने वाली जोर जबरदस्ती के मामलों से जुड़ा हुआ है, उसके तहत कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल की सजा सुनाई जाती है। क्या है पॉक्सो एक्ट और क्या है सेक्शन 7? एक्ट का पूरा नाम हमने आपको पहले ही बता दिया है। इसे बच्चों को यौन शोषण, यौन अपराधों से बचाने और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए लागू किया गया था। 2012 में ये एक्ट बना था, इसलिए बनाया गया ताकि बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों का ट्रायल आसान हो सके और अपराधियों को जल्द सजा मिल सके। इस एक्ट में 18 साल से कम उम्र वाले को बच्चे की कैटेगरी में रखा जाता है। 2012 से पहले बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को लेकर कोई खास नियम कानून नहीं था। 2018 में एक्ट में अहम बदलाव भी हुआ। 27 दिसंबर 2018 को पीएम मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने इसे और भी कड़ा किया। कुछ धाराओं में बदलाव किए गए। अब इस एक्ट की कुछ निश्चित धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर फांसी की सजा का प्रावधान जोड़ा गया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक इसी एक्ट का सेक्शन 7 कहता है, कोई भी व्यक्ति जो यौन या कामुक मकसद से किसी बच्चे का वजाइना, पीनिस, एनस या ब्रेस्ट टच करे या फिर उस बच्चे से अपना या किसी दूसरे व्यक्ति का इसी तरह का प्राइवेट पार्ट टच करवाए या फिर कामुक मकसद से कोई ऐसा फिजिकल कांटेक्ट करे जिसमें पेनिट्रेशन शामिल ना हो, तो वो सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। पॉक्सो एक्ट के तहत आने वाली सेक्सुअल असॉल्ट की इसी परिभाषा के बेसिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा, पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 7 सेक्सुअल असॉल्ट को परिभाषित करता है और कम से कम 3 साल की सजा मिलती है। वहीं आईपीसी का सेक्शन 354 जो महिला की मर्यादा मान सम्मान भंग करने से जुड़ी हुई है, उसमें कम से कम 1 साल की सजा होती है। इस केस में आरोपी द्वारा किए गए एक्ट का नेचर और हालात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट का ये ओपिनियन है कि ये एक्ट सेक्शन 354 की परिभाषा में सही बैठता है। इस मसले पर हमने वकीलों की राय जानने की भी कोशिश की। हमने बात की सुप्रीम कोर्ट के वकील अनंत मिश्रा से, जो काफी समय से महिला मुद्दों पर काम करते आए हैं। उनका क्या कहना है, सुनिए। तो मैं बताता हूँ, सेक्शन 7 जो है सेक्सुअल असॉल्ट जो है, उसके अंदर इट हैज टू बी अ फिजिकली टचिंग। इफ समबडी touches the vagina, penis, anus or breast of a child or asks the child to do so, उसे बोलते हैं हम सेक्सुअल असॉल्ट, क्योंकि इसमें फिजिकल टचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी फिजिकल टचिंग पे ही बात करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट जो दिया है वो से ऑल्टर करके एक डिफरेंट व्यू में जजमेंट दिया, व्हिच टू माय कंसेंट वो जजमेंट बहुत सही तरीके से इंटरप्रेट किया गया लॉ को।
और दो ये जो पर्पस है पॉक्सो एक्ट का, उस एक्ट के फेवर में नहीं है, सोसाइटी के फेवर में नहीं है, बट विद अ हेवी हार्ट आई वुड से I support the judgment, and as per law the judgment is very very correct. It is, I would say, a very good argued case, and a judgment जो है, it is a correct judgment. There is a confusion in law, and that confusion in law has benefited the accused in the case for a lesser penalty. और वो सेक्शन पॉक्सो एक्ट से हटके 354 आईपीसी में चला गया, which has a lesser punishment. ऑफेंस अनफॉर्चुनेटली मतलब दिख रहा है कि अगर ये हुआ है तो इट इज वेरी डिट्रीमेंटल टू द सोसाइटी, इट इज डिट्रीमेंटल टू द एक्ट, इट हैज नलिफाइड द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 7, इट हैज नलिफाइड द इफेक्ट ऑफ द पर्पस फॉर व्हिच द एक्ट वाज क्रिएटेड. पॉक्सो एक्ट का रहना ना होना इस इंपॉर्टेंट सेक्शन की वजह से काफी डाइल्यूट हो गया है. मगर आई वुड से डेवलपमेंट इन लॉ इसी तरीके से होता है, जब when there are loopholes को कवर करना है. I just request और मैं होप करता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट बहुत जल्दी इस पे एक्ट करेगी and it will cover out the loopholes and everything in this act, which this needs to be done because बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा के बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं. मगर एक चीज और है, 354 की जो पनिशमेंट है और सेक्शन 7 की जो पनिशमेंट है वो 3 से 5 साल है, 3 years to 5 years. सेक्शन 354 की तो पनिशमेंट है वो 1 ईयर से 5 साल के बीच में है, तो 5 साल मैक्सिमम पनिशमेंट है. तो मुझे लगता है कि जब मुझे लगता है इस पे स्टेट को डेफिनेटली जाना चाहिए. एटलीस्ट वो लॉ ना बदल पाए, एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस तो हो पाए, जो पहले 3 साल मिला था, तो 5 साल में मुझे लगता है इस केस के अंदर जो अपराध हुआ है, ही डिजर्व्स टू गो फॉर एटलीस्ट 3 years, और 3 साल के लिए तो होना ही चाहिए. ये अगर अपील पे जाएंगे तो सेंटेंसिंग जरूर इंक्रीज हो जाएगी, वो जीनस चेंज हो ना हो, सेंटेंसिंग जरूर इंक्रीज होगी. एंड आई शुड से कि बॉम्बे गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को जाना चाहिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाना चाहिए टू द सुप्रीम कोर्ट. एंड आई थिंक दिस इशू विल बी केटर्ड देयर, बट आई डोंट थिंक फिजिकल कॉन्टैक्ट जो रीजनिंग दी गई है दैट इज वेरी अप्रोप्रिएट विद द लॉ, और जो यूज किया गया वो चेंज नहीं होगी. मगर ये सेंटेंसिंग कुड बी इंक्रीज, इट इज ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज कि 1 साल देनी है, 3 साल देनी है, 5 साल देनी है. तो मुझे लगता है कि फिजिकल वायलेंस यूज नहीं है, बाकी सब चीजें नहीं हुई है, तो 3 साल इज एन अप्रोप्रिएटेड, चाहे आप 354 में डालें या सेक्शन 7 के अंदर डालें, इसे मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए. ये डेटरेंट, इट विल वर्क एज अ डेटरेंट, के जाके लोगों को बहुत फायदा मिलेगा. मगर इसे सभी लूपहोल बिल्कुल कवर आउट कर देने चाहिए. बाकी मैं एक चीज आपके मतलब मैंने सुबह इंडियन एक्सप्रेस पे इसे पढ़ा, इस चीज को, हालांकि मैंने पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा, मैंने ये पढ़ा था, स्किन टू स्किन, बहुत बड़ी हेडलाइन, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट. तो मुझे भी लगा ये तो बहुत ही गलत जजमेंट है, कैसे हो सकता है. फिर आई केम बैक टू वेंट टू द ऑफिस, आई रेड द जजमेंट बिफोर गिविंग यू द इंटरव्यू, एंड आई वाज स्टैंड फॉर द रीजन इट इज अ ब्यूटीफुली आर्ग्यूड केस, ब्यूटीफुली रिटन जजमेंट, एंड इट इज करेक्ट. अनफॉर्चुनेटली जो अखबार में मुझे पढ़ के लग रहा था वो गलत था, और ये बिल्कुल सही है. अदालतों की, कानून की इस दुनिया में केस लड़ते वक्त वकील सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा दिए गए पुराने फैसलों का जिक्र करते हैं. तर्क रखने के लिए इन फैसलों का सहारा लिया जाता है. तो बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला आगे चलकर एक विवादित उदाहरण भी सेट कर सकता है. हो सकता है कि इस फैसले की वजह से भविष्य में पॉक्सो से जुड़े कुछ और फैसले भी प्रभावित हो जाएं. इतनी बातों के बाद थोड़े आंकड़ों पर भी बात कर लेते हैं. एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने कुछ महीनों पहले एक रिपोर्ट जारी की थी. यह रिपोर्ट 2017 से 2019 के बीच पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुए मामलों को लेकर थी. रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 2017 में पॉक्सो के तहत यौन अपराधों के कुल 32,608 केस दर्ज हुए थे. वहीं 2018 में 39,827 मामले रिपोर्ट किए गए थे. डाटा के मुताबिक 2018 में 39,000 में से 21,000 मामले रेप के थे और इनमें विक्टिम्स ज्यादातर छोटी बच्चियां ही थी. सेक्सुअल हरासमेंट, ये छोटा सा टर्म केवल 2 शब्दों का है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं. जो भी इस अपराध का शिकार होता है वो जिंदगी भर इसके दर्द से जूझता है. ऐसा दर्द जो अगर हम या आप इसके शिकार नहीं हुए हैं तो इस दर्द की महज कल्पना भर ही कर सकते हैं और राहत की सांस ले सकते हैं कि ये हमारे या हमारे बच्चों के साथ नहीं हुआ. अगर पॉक्सो के तहत स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ही सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो इसकी परिभाषा बदलने की सख्त जरूरत है, क्योंकि सेक्सुअल असॉल्ट के लिए चमड़ी का छूना तो क्या, कई फुट दूर खड़े होना ही काफी होता है.
क्योंकि किसी का यौन शोषण करने के लिए उसको हाथ से, जीभ से या प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाकर एक इशारा करना ही काफ़ी होता है। तो ये थी हमारी बड़ी खबर और अब हो गया है हमारे चलने का वक्त। और चलने का वक्त मतलब आपको हमारी तरफ से एक रिकमेंडेशन देने का वक्त। चलते चलते हम रोज़ आपको किसी एक ऐसी फिल्म, सीरीज़, किताब, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म या गाने के बारे में बताएंगे, सुझाएंगे, जिन्हें आपको ज़रूर सुनना, देखना, पढ़ना चाहिए, जो आपकी सोच और नॉलेज दोनों को बढ़ाएंगे। ऐसा हमें लगता है क्योंकि इनसे हमारी सोच और नॉलेज दोनों इम्प्रूव होती है। आज हम आपको किताब कमला हैरिस द अमेरिकन स्टोरी दैट बिगैन ऑन इंडियाज शोर्स पढ़ने की सलाह दे रहे हैं। इसे लिखा है हंसा मखीजानी जैन ने। राइटर और एडिटर हैं, कई देशी और विदेशी मैगजीन्स के लिए लिख चुकी हैं। कमला हैरिस हाल में ही अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। 20 जनवरी को राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उन्होंने पद की शपथ ली। चर्चा में है इसलिए भी कि उनकी मां भारत से है। भारत से उनके उस कनेक्शन की लगातार बात होती आई है। हंसा मखीजानी की इस किताब में कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने तक के सफर की कहानी बताई गई है। अमेरिका में अपना दबदबा बनाने वाली कमला हैरिस की पहचान कैसे बनी, अपनी मां के वो कितने करीब रही, अपनी पहचान के अलग अलग पहलुओं, ब्लैक महिला होना, दक्षिण एशियाई मूल से जुड़ा होना, अमेरिका की डेमोक्रेट पार्टी में अपनी जगह बनाना, सब कुछ इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर आपकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रुचि है और आप हाल के वैश्विक मसलों में हुए बड़े बदलावों के बारे में जानकारी रखना पसंद करते हैं तो आपने कमला हैरिस के बारे में कई खबरें पहले से पढ़ रखी होंगी। लेकिन इस किताब की खास बात यह है कि ये कमला हैरिस के बचपन और उनके करियर को एक खास एंगल से देखती है, जिसमें उनकी भारतीयता भी शामिल है। कमला के करियर को समसामयिक राजनीति के बैकग्राउंड में समझना हो तो ये किताब एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। किताब की कीमत 209 रुपये है और इसे हैचेट पब्लिकेशंस ने छापा है। इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का ऑर्डिनरी शो। कैसा लगा आपको ये शो? कमेंट बॉक्स में तो बताइए ही, खत भी लिखिए। ईमेल नहीं, अपने हाथ से लिखी हुई चिट्ठी भेजिए मुझे, जिससे आप अपनी वो वाली हैंडराइटिंग भूल ना जाएं जिसके लिए बचपन में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिला करते थे या फिर आपके मार्क्स कट जाया करते थे। मेरा पता आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आपकी चिट्ठियों के जवाब मैं दूंगी इसी शो में, जब से आपकी चिट्ठियां मुझे मिलनी शुरू हो जाएंगी। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें दी ऑर्डिनरी शो। शुक्रिया।